नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 अक्टूबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अगला सत्र है वह आज रात के 8 बजे से हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है ताकि आप सभी हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त गुण का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर पहला कथन है, चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव चिन्ह को लेकर के। आपको ध्यान में रखना है, इसको लेकर के हमने चर्चा हमारे सीएनए में भी किया था। और आपको ध्यान में रखना है कि जो चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 है, यानी कि इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, वह चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वह राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो आदेश 1968 है उसके पैरा 15 में ये कहा गया है कि मान लीजिए किसी पार्टी में अगर एक से ज़्यादा प्रतिद्वंदी गुट बन गए हैं तो यहाँ पर चुनाव आयोग ही ऐसी संस्था है जो इस बात पर निर्णय ले सकता है कि आखिर इन दो गुटों में से कौन सा गुट ओरिजिनल पार्टी के चुनाव चिन्ह को यूज कर सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, बहुजन समाज पार्टी और असम गण परिषद दोनों का पार्टी चिन्ह हाथी है। तो ये बात भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि असम गण परिषद का जो चुनाव चिन्ह है वो भी हाथी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह भी हाथी है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, जहां पार्टी या तो लंबवत रूप से विभाजित है या निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि किस समूह के पास बहुमत है, चुनाव आयोग पार्टी के प्रतीक को फ्रीज कर सकता है और समूहों को नए नाम से पंजीकृत करने या पार्टी को मौजूदा नामों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने की अनुमति दे सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वह चुनाव चिन्ह को लेकर के फैसला करे। खास करके जो इसका पैरा 15 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है, पार्टी के अंदर अगर दो वर्ग बन गए हैं, तो यहाँ पर चुनाव आयोग ये फैसला करेगा कि किस वर्ग को जो है ओरिजिनल पार्टी का सिंबल दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि जो दो गुट यहाँ पर बने हैं उनमें से कोई भी गुट इस तरह की एविडेंस नहीं दे पाया है जिससे कि चुनाव आयोग यह फैसला कर पाए कि आखिर कौन सा गुट उस पार्टी के चुनाव चिन्ह का हकदार है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग क्या कर सकता है, उस पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर सकता है, यानी कि कोई भी गुट उसके चुनाव चिन्ह को यूज नहीं कर सकता। और इसके अलावा चुनाव आयोग उन दोनों धड़ों को यह कह सकता है कि वो क्या करें, एक नए समूह के नाम पर अपने पार्टी को पंजीकृत करें और फिर यहाँ पर एक अलग चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा इन दोनों गुटों को आवंटित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसको कि आपको पढ़ लेना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 5+1 कोलिजियम की अवधारणा उत्पन्न होती है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं 5+1 कोलिजियम की। इसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। और यहाँ पर जो अभी 5+1 कोलिजियम की बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के चर्चा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। अगर हम यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बनते हैं उन्हें जो है कोलिजियम के
रिकमेंडेशन पर बनाया जाता है। और अगर हम कोलिजियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो कोलिजियम में जो सीजीआई होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 4 अन्य जो वरिष्ठ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसमें शामिल होते हैं। यानी कि कोलिजियम में टोटल जजेस की संख्या होती है 5। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो संभावित सीजीआई हैं जो कि अभी आगे अपना पद ग्रहण करेंगे, वो चंचूड़ हैं। और यहां पर जब चंचूड़ हमारे देश के चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि लगभग 2 वर्षों तक वे इस पोस्ट पर रहेंगे। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब हम कोलिजन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें यह कहा गया है कि यहां पर चीफ जस्टिस के अलावा जो 4 अन्य वरिष्ठ जज होते हैं उसमें वो जज भी शामिल होंगे जो भविष्य में जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद धारण कर सकते हैं। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब चंचूड़ हमारे देश के सीजीआई बन जाएंगे तो यहां पर जो जस्टिस संजीव खन्ना होंगे, वे जो है आगे चल करके जब डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होंगे तब उनका चांस ये रहेगा कि वो हमारे देश के नेक्स्ट सीजीआई के रूप में अपने पद को ग्रहण करें। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारी कोलिजन प्रणाली है उसमें यह कहा गया है कि जो 4 अन्य जज होंगे सीजीआई के अलावा कोलिजियम में, उसमें वो जज भी होने चाहिए जो भविष्य में सीजीआई का पद धारण कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जस्टिस खन्ना जो हैं वे 2024 में जब जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर होंगे तो वे उनको क्या करेंगे, रिप्लेस करके सीजीआई का पद धारण कर सकते हैं। यानी कि यहां पर यह संभावना है। और इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि जस्टिस खन्ना को जो है, जो डीवाई चंद्रचूड़ का कोलिजियम होगा उसमें 6ठे सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं 5+1 कोलिजियम। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो 5+1 कोलिजियम की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि जो नियम है वो ये कहता है कि कोलिजियम में उस जज का भी रहना आवश्यक है जो भविष्य में जाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद धारण कर सकता है। और इसीलिए यहां पर जो 5 जजेस की कोलिजियम होती है उसमें एक और जजेस को शामिल किया जाएगा, यानी कि वो होंगे जस्टिस खन्ना। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको 2007 में देखने को मिलता है जब तत्कालीन सीजीआई केजी बालाकृष्णन ने सीजीआई का पद संभाला था और उनके नेतृत्व में जो कोलिजियम बनाई गई थी उसमें ऐसा कोई भी संभावित उम्मीदवार नहीं था जो उनके रिटायरमेंट के बाद सीजीआई का पोस्ट संभाल सके। यानी कि वरिष्ठता के आधार पर जो उनका कोलिजियम था उसमें जो नेक्स्ट सीजीआई बनेगा वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इसीलिए जो न्यायमूर्ति एच.एस. कबाड़िया थे उन्हें 6ठे सदस्य के रूप में कोलिजियम में शामिल किया गया था, क्योंकि जो न्यायमूर्ति एच.एस. कबाड़िया थे वे नेक्स्ट सीजीआई बनने की कतार में थे। और इसी वजह से उस समय भी जो 5 जजेस का कोलिजियम है उसमें एक एक्स्ट्रा जज को शामिल किया गया था। तो यहां पर आपको सीधे सीधे ये ध्यान में रखना है कि यहां पर जो एक एक्स्ट्रा जज शामिल किया जा रहा है कोलिजियम में, वो जज हैं जो भविष्य में जाकर के जब डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होंगे उस समय वो क्या करेंगे, सीजीआई का पद धारण करेंगे। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जब एक संभावित सीजीआई उम्मीदवार 5 सदस्यीय कोलिजियम का हिस्सा नहीं होता है तब वहां पर जाकर के 5+1 कोलिजियम की अवधारणा उत्पन्न होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और यहां पर मैंने जो आपको नोट्स दिया है उसको एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। इस न्यूज को भी आपको जरूर ध्यान से पढ़ना है जहां पर 5+1 कोलिजियम को समझाने का प्रयास किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर पहला कथन है बौद्ध धर्म अपनाते हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ 22 मन्नतें पढ़ी जो अब अनुष्ठान का एक हिस्सा है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द हिंदू समाचार पत्र में आया है जहां पर इसी बात को लेकर के चर्चा किया गया है जब आप इस न्यूज को पढ़ते हैं तो।
और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अक्टूबर 1935 में नासिक के पास येवोला धर्मांतरण सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का विरोध करने के एक मार्ग के रूप में हिंदू धर्म को त्यागने के अपने निर्णय की घोषणा की। यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। इसको लेकर के भी जो डेटा है वो इस न्यूज में दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर येवोला कन्वर्सन कॉन्फ्रेंस को लेकर के चर्चा किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, भिक्षु चंद्रमणि की उपस्थिति में अंबेडकर और उनकी पत्नी ने बौद्ध प्रतिज्ञा ली। तो यहाँ पर ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। तो सारे के सारे जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं वो सही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, इसको आप आसानी से ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और इस न्यूज में इन सारे फैक्ट की चर्चा की गई है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यहां पर वो संस्था है IMF। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम Cas9 प्रोटीन की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इसे हम CRISPR-Cas9 प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो CRISPR-Cas है वो एक ऐसी तकनीक है जो विशेष रूप से DNA को जोड़ने और काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। और इसमें जो उपयोग किए जाने वाला प्रोटीन है उसे हम कहते हैं Cas9 प्रोटीन। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें यह कहा गया है कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ईरान में रहने वाले कुर्द के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन दोनों में आया है। अगर हम ईरान में रहने वाले कुर्दों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, ये है मैप। और आप देख सकते हैं कि जो कुर्द हैं जो कि मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान हैं और फारसी संबंधित भाषा बोलते हैं, वे ज़्यादातर अर्मेनिया, इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की की सीमाओं से लगे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर रहते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ईरान इराक की सीमा पर, तुर्की की सीमा पर, ये जो एरिया है वहां पर कुर्दों की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि ईरान के और किन किन भागों में कुर्दों की जो संख्या है वह ज़्यादा है। अगर हम ईरान की बात करें तो ये कहा जाता है कि ईरान में 8 मिलियन से लेकर के 10 मिलियन कुर्द रहते हैं। यानी कि जो कुर्द हैं वो ईरान में एक तरीके से अल्पसंख्यक हैं। लेकिन जो कुर्दों की आबादी है वह ईरान की आबादी का लगभग 10% के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ईरान में कुर्दों के अलावा और भी जो धार्मिक और जातीय रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके साथ ईरान की सरकार के द्वारा भेदभाव किया जाता है। अगर हम कुर्दों की बात करें तो कुर्द ईरान में लंबे समय से गहरे भेदभाव का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि कुर्दों को ईरान के अंदर ना तो सामाजिक, ना तो राजनीतिक और ना ही आर्थिक अधिकार दिए गए हैं। यानी कि इन सभी अधिकारों का वहां पर इनका दमन किया जाता है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। और यहाँ पर कुछ ट्रीटी को लेकर के चर्चाएं की गई हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। इनसे जुड़े हुए जो न्यूज़ हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी आप जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।